हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो बेटा आप सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छी बीती होगी। दीपावली कल था, नहीं कि अभी पटाखे वगैरह सब छूट रहे हैं। दीपावली का दूसरा दिन है। मैं ये वीडियो आपको शूट करने जा रहा हूँ बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा बेटा। और हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाले में भी बेटा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी आपको दे दिया हूँ और उसके बाद वहाँ न्यूमेरिकल्स भी करवाया गया है। तो हमको उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप वो पढ़ चुके होंगे। और अभी आपके पास में 6 मंथ का टाइम है और आज है डेट 1 नवंबर 2024 और आपका एग्जाम का जो प्रपोज डेट है वह है 4 मई, यानी 4 मई 2025 को आपका एग्जाम होगा। तो यदि देख लिया जाए तो 6 मंथ बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास है। और हम अब कुछ इस साल आपको डॉक्टर बनना है। यदि आईआईटी की स्टूडेंट है बेटा तो आईआईटी क्रैक करने का निकालना है। आईआईटी का भी डेट आ चुका है बेटा, फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भरने का डेट शायद आने वाला है। और एग्जाम उस है 25 मई से आपका जो है आईआईटी वालों का एग्जाम शुरू इसमें, हाँ 25 जनवरी से, नॉट मई। तो 25 जनवरी से शुरू होने वाला है और अप्रैल में उनका जो है बेटा वो सेकेंड फेज वाला एग्जाम है। तो बेटा अभी मैं नीट वाले बच्चों की बात करूँ तो नीट वाले बच्चों को बेटा 6 मंथ आपके पास समय है। और जो अप्रैल वाले में देंगे बट जो बच्चे आईआईटी वाले उनके पास भी लगभग उतना ही समय अप्रॉक्सीमेटली मीन्स कुछ दिन कम है लेकिन उतना ही है, मान लीजिए। तो ये है बेटा, तो यानी कि आप अभी भी आपकी तैयारी किस पोजीशन में है तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि मिड में है नो प्रॉब्लम, अभी सुधारने का बहुत टाइम है। और यदि अभी जीरो है, यदि अभी आपकी तैयारी जीरो है तो और यदि आप चाहें कि मुझे इसी साल आईआईटी या अपना नीट निकालना है तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। अब आप मैं कहूँगा कि आपके पास 2 महीने आपके हैंड में बहुत ही ज़बरदस्त है। वह 2 महीने कौन? एक तो यह नवंबर, आज पहली तारीख है, 1 नवंबर 2024 को मैं वीडियो शूट बना रहा हूँ बेटा। तो आज से देखा जाए तो यह नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ, यह तो 2 महीना आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस 2 महीने में ही आपके एग्जाम का फैसला हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा। ये इस 2 महीने की पढ़ाई नवंबर दिसंबर की बहुत ही ज़बरदस्त हुई तो नीट या आईआईटी जो भी आपका स्ट्रीम है वह आपकी मुट्ठी में होगा। और ये 2 महीने की पढ़ाई आपने लॉस कर दिया, बहुत ज़बरदस्त कमांड नहीं किया सभी विषयों पर अपने, तो फिर जनवरी में केवल सोचेंगे कि अब हम शुरू करें। तो जनवरी से समय बीतेगा, मिलेगा केवल ओनली 4 मंथ। और आपके पास है सभी सब्जेक्ट, यदि बॉटनी जूलॉजी को अलग कर दिया जाए तो 4 सब्जेक्ट। क्या 1 महीने में पूरी फिजिक्स हो जाएगी? थोड़ा असंभव लगता है, मुश्किल नहीं है, असंभव लगता है। क्या पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी? थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। तो दिक्कत होगी। और यदि जनवरी भी कहीं से निकल गया, मिस कर गया, तो उसके बाद ये साल बेकार है। तो करने का क्या है? तो करने का यह है कि आज के डेट में आप दीपावली मना चुके होंगे, कोई भी एंजॉय किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अब आप फिर से अपने लक्ष्य पर भिड़ जाइए, जो भी है। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपकी दीपावली होगी, उस दिन आपका दशहरा होगा, उस दिन आपकी होली होगी, उसी दिन आपके सारे त्यौहार अच्छे लगेंगे। और यदि रिजल्ट खराब आया तो ये सारी चीज़ें सब बेकार लगेगी और पछतावा होगा, रिग्रेट करेंगे कि यार ये थोड़ा और पढ़ लिए होते। तो बेटा आइए, तो हम आपके लिए थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। वीडियो का शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। मेरा उद्देश्य है बेटा कि मैं 22 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट 23 ईयर्स मैं यहाँ पे गोरखपुर में टीचिंग किया हूँ। नीट वाले बच्चे विशेष करके या जेएमडी पीएमटी इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट था और वहाँ पर 2000 प्लस एमबीबीएस डॉक्टर्स प्लस, यानी उससे ज़्यादा ही हैं, सभी मिला दिया जाए, सभी बीएसएमएस बीएमएस वगैरह तो लगभग 4 से 5 हज़ार डॉक्टर्स। तो ये मैं गोरखपुर में ही बनाया हूँ। और बनाना क्या होता है बेटा? बनाने का सेंस ये होता है कि बच्चे अपने मेहनत से बनते हैं। बस टीचर केवल एक गाइड होता है, एक मार्गदर्शक होता है, ये एक डायरेक्शन देता है। बनने वाले बच्चे अपनी मेहनत से बनते हैं, उनको कोई बनाता नहीं है। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई बनाता नहीं है, वो अपनी मेहनत से बनते हैं। लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि हाँ हमने मेहनत तो किया, ऊपर वाले की ब्लेसिंग भी रही और साथ ही साथ जो हमको सपोर्ट किया, जो हमको रास्ता दिखाया, जो हमको गाइड किया, उनका भी सहयोग रहा।
तो हम लोगों का एक सहयोग होता है, किसी भी टीचर का, किसी भी मेंटर का केवल एक सहयोग होता है। तो आइए फिर अब यहाँ पे बेटा ऑफलाइन जो क्लासेज, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो ये हमारा स्टूडियो रूम भी है बेटा, और यहाँ पे क्लासेज भी चलती हैं। तो ये हमारी क्लास रूम है, मैं यही वीडियो बना रहा हूँ। देखो ना ये तो ऑफलाइन क्लासेज, यानी कि जो बच्चे अभी लगता है कि फिजिक्स उनकी बहुत अच्छी नहीं है, या कहीं किसी कोचिंग में पढ़ लिए हैं, वह ट्रैक हो गए हैं, फंस गए हैं वहाँ पर, तो उसको वह बंदर वाली कहानी जो है कि एक मुट्ठी मूंगफली नहीं हाथ से छोड़ रहा है, फंसे हुए, यदि वो मूंगफली एक मुट्ठी छोड़ देता तो वह निकल जाता वो पिंजड़े में से, तो वो कहानी नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूंगा। तो वो काम नहीं करना। कहीं पर मान लीजिए फंसे हुए हैं बेटा, कोई भी कोचिंग इंडिया की हो, कहीं पर भी फंसे हुए हैं, तो पैसा पटाने के चक्कर में अपना साल मत पटाइए, 1 साल। तो राइट डिसीजन लीजिए। ये राइट डिसीजन लेना बेटा आपको अपनी स्थिति, अपने परिस्थिति, अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना है, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कहेगा। तो आप अपना फैसला कर लें कि हमको क्या करना है। हाँ, यहाँ पर मैं अपनी बताऊँ तो फिजिक्स सुधारने के लिए, फिजिक्स में 100% मार्क की गारंटी देने के लिए यह SDP सर क्लासेस, मैं SDP सर P100 फिजिक्स ऑनलाइन या वीडियो देख रहे हैं बेटा। तो ऑफलाइन क्लासेज भी हमारी हैं, और ऑनलाइन में तो वीडियो आपको जैसे मिलता है वैसे मिलता रहेगा। ऑफलाइन यानी क्लासरूम प्रोग्राम में आपको मौका मिला है मेरे पास आ करके पढ़ने का, इस मौके को गवाइए मत। और अब देखिए, तो ये क्या है, SDP सर क्लासेज बेटा, यह नियर दाऊदपुर चौराहा। तो दाऊदपुर चौराहे पर ये हमारी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। नया बैच इसी 4 नवंबर से शुरू करेंगे। आज है डेट हमारा 1 नवंबर, और 4 नवंबर से कि जस्ट 3 दिन बाद, चौथे दिन हम एक नया बैच बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं, नीट टारगेट बैच। तो बेटा तो नियर दाऊदपुर चौराहा, और फोन नंबर है मेरा 8840361243 गोरखपुर। ओके, P100 फिजिक्स बेटा ऑनलाइन स्टडी के लिए आप जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के लिए बेटा P100 फिजिक्स पर आप जैसे पहले पढ़ रहे थे, यदि आप नहीं आ सकते हैं, बाहर कहीं पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई अपना जारी रखें, शुरू रखें। नहीं अभी पहली बार देख रहे हैं तो फिर एकदम पूरे चैनल को अच्छी तरह से पूरे वीडियोज़ को पढ़ डालिए। और बेटा 2000+ MBBS यहाँ मैं बना चुका हूँ। अब बेटा यहाँ पर और आगे हम बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ वीडियो स्टार्ट करने के पहले। तो इन दिस लेक्चर यू विल स्टडी, मैं इसमें आपको क्या देने जा रहा हूँ बेटा, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहा हूँ, और बिल्कुल ये एकदम से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। यानी आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छी है तो भी मजा आना है, और यदि आपकी फिजिक्स नहीं जानते हैं तो फिलहाल 0 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियोज में बेटा, इसके बाद वाले जो वीडियोज आपने जा रहे हैं बेटा, उनमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्या आपको देने जा रहा हूँ। तो यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियोज। क्या मिलेगा बेटा, तो पहला मैं चैप्टर शुरू करूँगा बेटा, 1 शॉट में पूरा ही जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट बेटा, पुली वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट द फ्रिक्शन, तो वह मैं आपको दूंगा अगले वीडियोज में। फिर बेटा इसके बाद में आएगा 1 शॉट फ्रिक्शन, पूरा फ्रिक्शन चैप्टर एक ही शॉट में मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में, एक लेक्चर में मैं पूरा फ्रिक्शन बेसिक से लेकर के थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल को फिनिश कर दूं, चाहे भले ही वो 4 घंटे का वीडियो हो। फिर उसके बाद बेटा 1 शॉट में ही आएगा सेंटर ऑफ मास, और फिर आएगा चौथे नंबर पर 1 शॉट में ही आएगा बेटा कोलिजन। तो ये सभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पार्ट है। अभी आप हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं बेसिक, यानी कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, और उसके कितने पार्ट होते हैं हम लोग केवल अभी वही देख रहे हैं। हम लोग अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ कितने हैं, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स हम निकालते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि बेसिक पोर्शन हो चुका है। अब हम एडवांस पोर्शन पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एडवांस पोर्शन पे बेटा उसमें एडवांस क्वेश्चन में आ जाएगा पुली आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, और कोलिजन आ जाएगा। और ये सभी के सभी देखिए अभी पढ़ा के हमारे बगल में छूट रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेटा तो ये सभी के सभी जो है ये सभी के सभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की ही ब्रांचेज हैं। तो चलिए अब हम देखें बेटा कि ऑल दीज आर द अपकमिंग लेक्चर्स बेटा, तो ये हमारे इसी क्रम में वीडियोज आपको मिलेंगे। चलिए अब हम कुछ आपको अलर्ट करते हैं बेटा, तो कुछ हमारी तरफ से आपको सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, बरतना न बरतना ये आपका काम है। तो हमें कहना चाहिए बेटा कि IIT मेंस अभी देखिए 25 जनवरी से शुरू हो रहा है, 25 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है, जो पहला फर्स्ट फेज इनका है बेटा। नीट 2025 जो जानते हैं कि डेट शायद अनाउंस हो चुका है, और 4 मई के मी से है, शायद यही डेट फिक्स है 4 मई।
और बेटा और इसमें देयर आर द 6 मंथ, यानी कि अभी भी 6 महीने का आपका समय है, और दैट इज द एनफ टू क्वालिफाई द एग्जाम। चेक योर प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर बेटा कि गड़बड़ चल रहा है या कि द बेस्ट है, तो ये चेक करना बेटा, ये आपका काम है, आप इसको अच्छी तरह से चल सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा दूसरा कोई आपके विषय में जज नहीं करेगा। चलिए अब बेटा यहाँ पर अब टेक राइट डिसीजन, ये आपको डिसीजन लेना आपका काम है। न्यू ऑफलाइन बैच मैं आपको इन्फॉर्मेशन को दे सकता हूँ और आपको कह सकता हूँ कि आप हमारी सलाह मान करके आप जरूर आइए फिजिक्स पढ़ने के लिए मेरे पास। क्या कि न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट मैं कर रहा हूँ कब से 4 नवंबर 2024 से, और बैच टाइमिंग है, देखिए हम 2 टाइम यहाँ पर नीट वाले बच्चों के लिए, टारगेट वाले बच्चों के लिए 2 टाइम हमने फिक्स किया हुआ है। एक टाइम हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है 4 PM to 5:30 PM, और दूसरा जो बैच हमने डिसाइड किया है मॉर्निंग में 9 AM to 10:30 AM, तो 9 AM को 10:30 AM और प्लस 1.5 घंटे की क्लासेज होंगी बेटा, क्योंकि आपका समय कम है, डेढ़ मीन्स कितना 6 मंथ का टाइम है, तो 1.5 घंटे पर डे तो क्लासेज होंगी आपकी फिक्स, और उसके बाद में डेली 30 मिनट बेटा, डेली 30 मिनट या 130 आवर्स का लेक्चर लेने के बाद डेली प्लस 30 मिनट हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग, यानी कि हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम हम आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, पर डे 30 मिनट, तो बेटा। और रही बात की फीस वगैरह का, तो जानते हैं कि फीस पहले तो यहाँ पे था बेटा, फीस वगैरह था 30,000 फीस था, ओके। लेकिन इस समय जो मैं अभी चूंकि गोरखपुर में था नहीं, श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट विजयवाड़ा में था, बाहर था, तो मैंने कि मैं आ गया हूँ गोरखपुर बेटा, तो अभी 19,000 से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी इस समय मात्र 6 मंथ आपका पास समय है, 6 मंथ में ही आपको सब कुछ फिनिश करना बेटा, तो फीस में हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया है, और 55% फीस आपकी मैंने माफ़ कर दिया, डिस्काउंट कर दिया है। केवल पूरे फीस का बेटा आपको केवल 45% फीस जमा करनी होगी, तो ओनली बस दिस इज ओनली द फीस, ओके बेटा। चलिए अब हम आपको अब पढ़ाई शुरू हम लोग करते हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आप अपनी तैयारी चेक करने के लिए द बेस्ट कि ये भी आप क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की इनको कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हम लोग का पहला ही क्वेश्चन लिए हुए हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि डायग्राम से बताया गया था, कह रहा है कि यहाँ पर यह एक कोई टावर है जिसकी हाइट है h, बेटा यह एक कोई टावर है जिसकी हाइट है h, यह कोई एक बाल है जिस बाल को u स्पीड से थ्रो किया जा रहा है, u का मान दिया हुआ है v0, बेटा u का मान दिया हुआ है v0, इसकी वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल, दिस बॉल इज द u, a ball is throwing just in the vertically upward direction and this ball is strike on the ground with the 3 times of the initial velocity of the projection, बेटा, और ये 3v0 से जाकर के जमीन पे गिरता टकराता है, और आपसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द पावर अप्लाइड बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉल, तो कह रहा है कि ग्रेविटी ने बॉल के ऊपर कितना पावर लगाया है, तो इस पावर का टोटल पावर स्पेंट बाय द ग्रेविटी, यानी टोटल पावर अप्लाइड बाय द ग्रेविटी विल बी हाउ मच। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो या तो आपके पास द बेस्ट आइडिया बेटा सॉल्व करने का, अदरवाइज देख करके निशान मारना पड़ता है कि किस पर मारे, ए पर कि बी पर कि सी पर कि डी पर, लेकिन जानते हैं ऐसे अंदाज से मारने से कोई फायदा तो होना नहीं है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पर रोकिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने आप को चेक करिए कि तैयार है ये टॉपिक कि नहीं है, ऐसा किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। फिलहाल यदि आप कर चुके हो तो आइए अब हमारे साथ सॉल्व करिए, अपने आंसर को चेक करिए बेटा। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि कहीं पर भी जो गैलीलियो का इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब बेटा यहाँ पर v ये क्या होता है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ये हाइट होती है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर होती है। जानते बेटा कि ये सभी ये इक्वेशन स्केलर फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी 3v0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी v0 है, लेकिन ये वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यदि आप ऊपर को प्लस लेते हैं तो नीचे वाली वेलोसिटी को आपको माइनस लेना होगा, और यदि नीचे वाले को प्लस लेते हैं तो ऊपर वाले को माइनस लेना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग आप फ्री हैं कि आप कुछ भी मान सकते हैं, तो नीचे वाले जो भी शिशु बेटा h की वैल्यू यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड, h भी डाउनवर्ड बेटा, देखिए यहाँ पर h भी डाउनवर्ड है बेटा, यहाँ पर h भी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो हमने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया, तो हमारी ये वेलोसिटी u वाली क्या हो जाएगी, ऊपर है ना, ये माइनस में हो जाएगी। अब आप इस वैल्यू के यदि रखा जाए तो देखिए यहाँ पर 3v0 हमने वैल्यू पुट किया बेटा, फाइनल वेलोसिटी 3v0 है,
तो 3v0 और ये वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड दी जा रही है, v0 इसकी वैल्यू है। तो v0 अब इसको जब हम प्लस लिए तो इसको माइनस लेना होगा, तो माइनस v0 का होल स्क्वायर और प्लस 2gh। ओके बेटा। अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा ये स्क्वायर किया इसका तो 9v स्क्वायर हो गया, इसको आपने स्क्वायर किया तो v0 स्क्वायर हो गया, इसको अपने ये 2gh कैपिटल h था तो आपने वैल्यू रख दिया। यदि आप यहाँ पे 2gh की वैल्यू h की वैल्यू निकाला जाए तो ये इसको इधर भेजिए और ये हो जाएगा कितना 8v0 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया 8v0 स्क्वायर अपान 2g तो ये वैल्यू आ गई 4v स्क्वायर अपान g आ गई। सो वर्क डन W बराबर कितना होगा बेटा, तो जानते हैं कि वर्क डन कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट पता हो तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W बराबर mgh हो गया, mgh हो गया। अब जो बेटा अब यहाँ पे चूंकि g जो mg है वो भी डाउनवर्ड है और जो h है वो भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर mg cos थीटा, मैं कहूँ कि यहाँ W बराबर mg cos थीटा, तो आप कहेंगे cos थीटा yes cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे हो गई 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिधर mg है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक ही दिशा में है, तो जो थीटा की वैल्यू है बेटा, थीटा की वैल्यू हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच लिया जाता है, तो जो बेटा और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है तो उनके बीच की वैल्यू आ गई 0 और cos 0 पर 1 होता है बेटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू mgh ओनली दैट विल बी mgh। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ mg एंड h is given since h is 4v0 square upon g, 4v0 square upon g, and now cancel g by g and you will get here 4mv0 square। So yes, now suppose that in your question it is asked that the what is the work done only, then the answer will be 4mv0 square, that will be the answer, but you have to find the power, you have to find the power by the gravity। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे भी मैं कराऊंगा जब वर्क एनर्जी पावर आएगा बेटा तब। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जानते हैं ना कि ये बहुत बड़ा चैप्टर बेटा, ये सभी सेंटर ऑफ मास और ये सब उसी के पार्ट है, उसी में सब आ जाते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग चैप्टर में पढ़ाते हैं, तो वर्क एनर्जी पावर हम लोग भी बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ा जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले ही आया हुआ आपके एग्जाम में, तो हम यहीं पे बता दे रहे हैं इसको। अब चलो बेटा अब ये क्या हुआ फिर, अब इसके बाद में चूंकि वर्क हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये हम लोग के वर्क की वैल्यू तो आ चुकी है। ओके अच्छा अब इसके बाद में यदि हम लोग को चूंकि पावर बताना बेटा, और पावर बराबर क्या होता है जानते हो बेटा कि पावर P बराबर होता है W/T, ये फार्मूला होता है W/T होता है। दूसरा फार्मूला पावर का होता है F.V, यानी कि F फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो कर जाता तभी पावर निकल जाता है। तो पावर के ये दो फार्मूले होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं कौन सा, यहाँ पर हम लोग पावर का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं कि P बराबर W/T। ओके बेटा, तो आप क्या पढ़ रहे बेटा, P100 फिजिक्स, मैथ डिपार्टमेंट, तो आप देख रहे हैं फिजिक्स। ओके तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस 3v0 कर दो, तो यदि इसको माइनस करूंगा तो इसको प्लस लेना होगा, तो यह v0 हो गया प्लस gt हो गया बेटा, gt बराबर 4v0 स्क्वायर, t इक्वल टू 4v0 अपॉन g हो गया बेटा, यहाँ से t की वैल्यू हमने निकाल दिया। तो अब टाइम भी मिलेगा, और जानते हो कि पावर बराबर होता है W/T, पावर ऑलरेडी मींस ये W का मान 4mv0 स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और T का मान आया 4v0/g डिवाइड किया, और वैल्यू कितनी आई mgv0, दैट विल बी द फैंटास्टिक आंसर। कहीं डाउट? तो कहीं डाउट है तो आप अभी वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा और कमेंट करके तुरंत बताया करिए हमको कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको तुरंत बताइए, कमेंट हर वीडियो में करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लेक्चर्स को हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आपके नीट के एग्जाम में आ चुका है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्लॉक ऑफ द मास m, तो मास m यहाँ पे कैपिटल M है, तो ब्लॉक ऑफ द मास m यानी कि कोई ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, पुल्ड बाय ये रोप यानी कि एक रस्सी है, उसे खींचा जा रहा है, और रस्सी का मास भी यहाँ पे दिया बेटा, रस्सी का मास दिया हुआ है स्मॉल m दिया हुआ है, और ब्लॉक का मास दिया है कैपिटल M। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फोर्स P अप्लाइड ऑन द रोप टू पुल द मास, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द स्ट्रिंग H। तो कह रहा है कि मींस कि एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M ना बेटा, यहाँ डायग्राम बना हुआ देखिए, तो ये ब्लॉक बेटा, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल M, और स्मॉल m की एक रस्सी है, रोप है, और इससे यह P फोर्स लगा करके, P फोर्स है, तो चूंकि क्वेश्चन में यही लिखा है नीट में P, तो इसलिए आपको P रखना पड़ा है यहाँ पर, अदरवाइज हम लोग F रखते हैं फोर्स के लिए। तो P फोर्स है बेटा, तो कह रहा है कि इसको खींचा जा रहा है, कह रहा है कि इस रोप ने
इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, इस रोप ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा इस प्रोसेस को कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में बेटा यदि आपको क्लियर कंसेप्ट नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आपको कंसेप्ट बिल्कुल एक क्लियर रखना है अपना। तो अब मैं आपको इसमें जब अभी थ्योरी पढ़ा रहा था तो बताया था कि जब भी कहीं भी दो मोशन दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में हो तो एक हेडिंग हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिया हूँ कि मोशन इन कॉन्टैक्ट, और दूसरा हेडिंग था बेटा कनेक्टेड मोशन। तो यह किसका क्वेश्चन है, कनेक्टेड मोशन है कि मोशन इन कॉन्टैक्ट है, मोशन इन कॉन्टैक्ट है। सवाल यह क्यों क्यों कह रहे भाई ये तो वही क्वेश्चन है कि और कुछ अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर यम है और एक ब्लॉक यहाँ पर रहता था स्मॉल यम, और यहाँ पर मान लिया आपने फोर्स लगाया है एफ, तो आप यहाँ पे क्या निकालते थे, आप निकालते थे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैं बताया हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स में क्या डिफरेंसेज है और पूरा डिटेल में वीडियो में बताया हूँ। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो बेटा तुरंत देख लीजिए, रिस्क मत लीजिए, और आपको इससे अच्छा कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। तमाम फालतू चीज़ें मिलेंगी लेकिन काम की कोई चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। आप काम की चीज़ केवल P100 फिजिक्स पे आप पाएंगे। तो चलिए बेटा, तो अब यहाँ पे देखें, तो अब यह फोर्स लगा हुआ बेटा, तो अभी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते थे, पहले क्या निकालते थे, पहला स्टेप कॉमन एक्सेलरेशन, दूसरा स्टेप कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी हाउ मच, तो दैट विल बी व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन इनटू रिएक्शनल मास, यानी कि कॉमन एक्सेलरेशन या जो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन इनटू रिएक्शनल मास, यानी कि वो मास जो उसके एक्सेलरेशन का उसके मूवमेंट का विरोध कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब आइए अपने क्वेश्चन में देखते हैं कहां पर क्या है। ये तो ब्लॉक है, ये मास इसको खींचा जा रहा है, तो चूंकि देखो बेटा यहाँ पर ना अब इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई अंतर है क्या, नो देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि यह रस्सी स्ट्रिंग है तो यह मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, ये खुद ही मास है कि यम इसका दिया हुआ है, यानी कि हम इसके जगह पर एक ब्लॉक आप मन में अपने मान सकते हैं और उस पर पी फोर्स मान सकते हैं कि पी फोर्स लगा हुआ है। यू कैन कंसीडर दिस रोप एज ए ब्लॉक and the force is applied at this point P in the horizontal direction। यदि हम एंगल बनाते हुए करेंगे तो एक कंपोनेंट आ जाएगा, उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, तो कॉमन एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया, तो यह भी एक मास है, यह भी एक मास है, फोर्स लगा है P, तो जानते हो कि कॉमन एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स इज हाउ मच P, मास कितना है m प्लस m, एंड देयरफॉर नाउ द फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी हाउ मच, common acceleration and into reactional mass, तो common acceleration A into reactional mass का बेटा कौन रिएक्शन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, जब आप इसको इधर से खींच रहे होंगे तो इसके आगे बढ़ने का, इसके मूवमेंट का विरोध कौन कर रहा है, इसके आगे बढ़ने का विरोध ये कर रहा है, तो जो विरोध कर रहा होता है ना वही रिएक्शनल मास होता है, तो जो विरोध कर रहा है बेटा वही रिएक्शनल मास होता है, यानी कि कौन है m, तो कॉमन एक्सेलरेशन इनटू m, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना है p अपॉन m प्लस m इनटू कैपिटल m है इनटू m, यानी कि किसमें मान रहा था निशान mp अपॉन m प्लस m, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन था, b वाज द करेक्ट आंसर, कैपिटल m इनटू p अपॉन सम ऑफ द मासेस, तो कैपिटल m देखो बेटा ऑप्शन नंबर b, तो कैपिटल m इनटू p अपॉन m प्लस m, दैट वाज योर फैंटास्टिक आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही आसान होती है बेटा, देखिए फिजिक्स में घबराने की बिल्कुल बात नहीं है और बहुत ही आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको दो चीजें हैं कि जहां जरूरी ना हो वहां पर बेवजह इक्वेशन बनाने वाले की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप बिना इक्वेशन बनाए हुए नहीं बता सकते, नहीं निकाल सकते हैं, तो वहां करना जरूरी होता है, जहां चांस होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है उनको शॉर्ट वे में करिए, क्योंकि आपका एक एक सेकंड जो बचेगा आपका वह किसी कठिन क्वेश्चन पर लगाने के लिए समय दे देगा, सोचने का समय मिल जाएगा आपको, और क्वेश्चन को आप जो छोड़ने की नौबत आ गई थी उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है और यह सब तभी आप आ सकते हैं जब किसी बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर से आप पढ़ रहे होंगे जो हजारों डॉक्टर्स बनाया है, तो अब तभी आप ये पा सकते हैं, अदरवाइज बाकी फालतू चीज़ें तो पा सकते हैं
मटकना झटकना जो भी कुछ होता है बेटा वो सब तो पा सकते हैं, एरू गैरू फालतू वाली चीज़ें पा सकते हैं, लेकिन काम की कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो आपको इंडिया में बहुत सारे टीचर्स, अच्छे अच्छे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनकी से ही पढ़ने की करना चाहिए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। भले ही कितना भी टफ पढ़ाई आपको महसूस होती हो, लेकिन आपको वही पढ़ना चाहिए जहाँ पर आप गेन अच्छी तरह से कर सकते हो, जो एकदम जीरो से स्टार्ट होता हो और एडवांस तक जाता हो आपका, यानी कि आप बिल्कुल क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो। ओके बेटा, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या लिया गया। चलो बेटा, तो चलो बेटा अब अगले क्वेश्चन में हम लोग है कि कैसे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो ये सब वही बात भी कर रहे थे आपसे बेटा। चलिए अब आज बेटा देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिया गया है, कह रहा कि रेन ड्रॉप इज द फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, तो रेन ड्रॉप इज द फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, कोई रेन की ड्रॉप है वो h हाइट से गिर रही है, कह रहा है कि विद द कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड कांस्टेंट बना हुआ है, कह रहा है कि द फोर्स ऑन द ड्रॉप विल बी एक्टिंग, यानी कि उस ड्रॉप पर फोर्स कितना काम कर रहा है, तो 0 mg, ग्रेटर देन mg, लेस देन mg। यस, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। यस, जल्दी मारिए आप आंसर। हाँ, ये मौखिक क्वेश्चंस है, इसमें आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, आप इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं बेटा। आप ये थ्योरी आपकी इस वीडियो पर, हमने P100 फिजिक्स पर, यदि आपने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, वीडियो को अच्छी तरह से देखा हुआ है, आगे पीछे भगा करके नहीं देखा हुआ है, कायदे से पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट की तरह से पढ़ा हुआ है, और नोट्स बनाया हुआ है, उसका सब कुछ भी कॉपी में लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर मार चुके होंगे। और क्वेश्चन के बाद फिर से समझ लें, क्वेश्चन क्या कह रहा कि रेन ड्रॉप इज द फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h हाइट से कोई रेन ड्रॉप गिर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा पे स्पीड, द फोर्स ऑन द ड्रॉप विल बी एक्टिंग, तो कितना फोर्स उस पे काम कर रहा होगा ड्रॉप के ऊपर। क्या आंसर आपका, लेस देन mg कि ग्रेटर देन mg की mg या कि जीरो, कोई फोर्स नहीं होगा। आइए यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट स्पीड है बेटा। अब इसका आंसर कैसे डिसाइड करेंगे, क्या कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड बोला है ना, तो जब यह स्पीड कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों, क्योंकि बोला साफ साफ क्वेश्चन में कि स्पीड कांस्टेंट है। अब अपने तरफ से मत सोचिएगा कि स्पीड कैसे कांस्टेंट हुआ, चाहे जैसे हुआ, जितना क्वेश्चन में दिया रहता उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। अपने उसे मत दिमाग लगाया कि कहाँ से क्यों कैसे कांस्टेंट हो गया। बरसात की बूंद अभी मीन्स की रेन ड्रॉप जो होता है, रेन ड्रॉप तो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरता है ना, तो ये तर्क लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ओके, चलिए तो अब स्पीड क्या हो गई इसकी, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बोला है जीरो, तो स्पीड हो गई कांस्टेंट। और जब इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई तो आप जानते बेटा कि यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है m में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, मास में कोई चेंजिंग है नहीं, एक्सेलरेशन कोई है नहीं, a का मान जीरो है, तो ये जब a का मान की सिंस a इक्वल टू जीरो, देयरफॉर f विल बी जीरो, यानी कि किस में समान माना था, आंसर था a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर सेकंड पे आ जाए, कह रहा है कि कार इज मूविंग ऑन ए रफ रोड, कोई कार एक रफ रोड पे जा रही है, रोड विथ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर भी कह रहा है कांस्टेंट स्पीड भी दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड जा रही है, कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द कार विल बी, तो कह रहा है कि कार की स्पीड, कार पे जो है फोर्स कितना लग रहा बताओ। अगेन द सेम वही जीरो, कितना आंसर कौन सा सही होगा बेटा, ए ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर। क्यों, बात वही है भाई कि F बराबर m में होता है। अब बात हो रहा है F का फोर्स पूछ रहा है, नेट फोर्स, या बेटा ये नेट फोर्स होता है या एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं आप, तो F नेट, तो F नेट बराबर m में होता है बेटा, F नेट, तो यहाँ पर क्या हुआ m और a का मान क्या है जीरो, तो कितना हो गया जीरो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, कोई ये प्लास्टिक का बॉल है जो पानी पर तैर रहा है, तो ऑन वाटर सरफेस मास ऑफ द बॉल इज 100 ग्राम, कह रहा है कि बेटा 100 ग्राम उसका मास है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉल, तो कह रहा है कि बताओ कि
बॉल पर फोर्स कितना लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तो जैसे मानिए ये वाटर है, ये वाटर बेटा, और यहाँ पर एक कोई बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, कह रहा है कि फ्लोटिंग ऑन इट, यानी कि वह उस पर तैर रहा है। तो कोई भी चीज बेटा तैरती तब है, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर इसका वेट एनर्जी डाउनवर्ड काम कर रहा होता है, इस पर थ्रस्ट फोर्स लिक्विड के द्वारा जो लगता है ऊपर, वह एक्टिव होता है। जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे बेटा, कोई भी वस्तु तभी तैरती है। यदि एफ टी ज्यादा हो तो वस्तु ऊपर चली जाएगी, एम जी ज्यादा हो तो वस्तु नीचे चली जाएगी। तो कोई भी वस्तु तैरती जब है तो दोनों फोर्स आपस में बराबर होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लोटिंग यानी वस्तु तैर रही है, तो जब वस्तु तैर रही है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एफ टी बराबर एम जी अवश्य होगा। और जब अवश्य होगा तो एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, तो एफ नेट बराबर बेटा एफ टी माइनस एम जी हो जाएगा। चूंकि दोनों बराबर हैं तो एम जी माइनस एम जी, और ये बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी कोई एक्सेलरेशन चूंकि नहीं है, इसलिए फोर्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा कोई क्वेश्चन छोटा सा एक आपसे घुमा करके पूछ दिया जाए, छोटा सा क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पर कैसे आंसर देंगे। तो चूंकि देख रहे हैं कि वस्तु के पास जब भी कभी भी कहीं पर भी कोई भी वस्तु इस प्रकार से मोशन कर रही हो कि उसके पास एक्सेलरेशन न हो, उसके वेलोसिटी में चेंज न हो रहा हो और मास में चेंज न हो रहा। यदि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चाहे वो घट रहा है चाहे वो बढ़ रहा है, तभी वहां पर फोर्स होगा, तो 0 नहीं हो सकता। या वेलोसिटी कांस्टेंट हो लेकिन मास में परिवर्तन हो रहा हो, तो जानते हैं यदि मास में परिवर्तन हो रहा बेटा तो फोर्स का फार्मूला F एक्सटर्नल बराबर हो जाता है V dm/dt। तब इस फार्मूले को आप यूज करते हो, यानी कि तब भी फोर्स होगा। लेकिन यदि जानते हो बेटा कि अब आप पढ़े हुए हैं, थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ कि यदि v का मान भी कांस्टेंट हो और m का मान भी कांस्टेंट हो, यदि ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो तब क्या होगा, तब क्या होगा बेटा, इसका मतलब यह होगा कि f की वैल्यू 0 होगी। यानी कि यहाँ पर भी आंसर क्या था हमारा, a था। तो ये था हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा। कह रहा है कि सैंड, यानी कह रहा सैंड होता है बालू, तो कह रहा है कि बालू है बेटा कि फॉलिंग ऑन द कन्वेयर बेल्ट। तो एक कन्वेयर बेल्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और उस पर बालू लगातार गिर रहा है कुछ, ओके। तो विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो कन्वेयर बेल्ट विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, सैंड फॉलिंग ऑन द कन्वेयर बेल्ट विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स एंड power of the electric motor will require to deliver mass of a sand from sand falls in the 5 minutes in 40 सेकेंड। बेटा कह रहा है कि जो यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे मान बेटा कि यह एक कन्वेयर बेल्ट है, ओके। यह एक कन्वेयर बेल्ट लगातार किसी वेलोसिटी से चल रही है, 3 मीटर पर सेकेंड चल रही है, 3 मीटर पर चल रही है। और इस पर सपोज करिए ना कि एक यहाँ पर जो कोई फनेल टाइप का है बेटा यहाँ पर, और इसमें एक लगा हुआ फनेल जिससे कि लगातार बेटा ये सैंड भरा बालू भरा हुआ हमारे सपोज करिए, इसमें से लगातार इस पे गिर रहा है, कंटिन्यू इस पे गिर रहा है। तो यहाँ से क्या करता क्या है कि ट्रक वगैरह जहाँ बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री वगैरह में सब लगा रहता है, तो यहाँ पर ये करता क्या है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाता रहता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा कि यह जो है क्या पूछा है कि पावर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि जो मोटर इसको ड्राइव कर रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक मोटर इसको ड्राइव कर रहा है बेल्ट को बेटा, जो इलेक्ट्रिक मोटर इसको ड्राइव कर रहा है, तो इसको इस इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना स्पेंड कर रहा है, आपको ये बताना बेटा। और एक चीज और दिया हुआ है कि 5 मिनट में 40 किलोग्राम गिरा है, तो 5 मिनट में 40 किलोग्राम, और स्पीड कितनी दिया बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा ये क्या है, आप क्वेश्चन को यस वीडियो को रोक करके आप चेक कर सकते हैं बेटा, और आप कोशिश करें चेक करें सॉल्व करने का, फिर उसके बाद में अपना सोल्यूशन देखिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिए और तुरंत ही पहले चेक करिए आपको आता है कि नहीं, अपना आंसर निकालिए और तब फिर मिलाइएगा आंसर, ओके। चलिए तो देखो बेटा, तो 5 मिनट में जब कितना हो गया बेटा, 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड समय लिया है। टोटल मास कितना हुआ है, टोटल मास 40 kg दिया हुआ है। तो कह रहा है कि रेट ऑफ द फॉलिंग ऑफ द मास कितना बेटा, यानी कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मास आप कह सकते हैं कितना होगा, तो dm/dt यानी कितना किलोग्राम कितने सेकेंड में, तो किलोग्राम 40 था, सेकेंड था 300, इसको कट कर दिए बेटा कितना आएगा 2/15, तो 2/15 किलोग्राम पर सेकेंड वाज द रेट ऑफ द फॉलिंग ऑफ द सैंड। अब फोर्स रिक्वायर्ड F कितना होता है बेटा, जानते हो कि जहाँ पर मास चेंज हो रहे होते हैं ना,
और स्पीड कांस्टेंट बनी होती है, तो जहाँ पर जहाँ पर मास चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, तो वहाँ पर फोर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिस्टम पर वी डी एम बाई डी टी। अब यहाँ पर वी का मान कितना है, 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। जो रेट ऑफ चेंज है अब मास है डी एम बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 2/15। तो अब यहाँ 3 से क्या बेटा 2/5 हो गया, कट किया 0.4 न्यूटन हो गया। यानी कि फोर्स कितना लगा बेटा, इसको फोर्स कितना लगा, 0.3 न्यूटन। अब जानते हो कि फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स तो आ गया आपका 0.4 न्यूटन। अब पावर बराबर क्या होता है, तो अभी बताया हूँ कि पावर का गुड फार्मूला होता है, P बराबर W/T भी होता है और P बराबर F.V भी होता है। तो यह का मान आ चुका है 0.4 न्यूटन और वेलोसिटी आपकी 3 मीटर पर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, 1.2 वाट। तो 1.2 वाट यानी कि फोर्स कौन सा, फोर्स है 0.4 न्यूटन और पावर है कितना, 1.2 वाट। यानी कि किस पर दिशा में आना था, ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन नंबर डी पर। फोर्स 0.2 न्यूटन और पावर 1.2 वाट। क्लियर। तो ये बात क्वेश्चन को आप फिर से देख लें। कह रहा है कि सैंड फॉलिंग ऑन अ कन्वेयर बेल्ट विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स एंड पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर विथ रिक्वायर्ड टू, फोर्स एंड पावर दोनों पूछा बेटा। यहाँ पर ये फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एंड पावर ना, टू डिलीवर mass of the sand falls in 5 minutes is 40 kilogram. Okay, so this was the process. अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर पाइप ऑफ द रेडियस 4/√π, कि रेडियस कितना दिया बेटा, रेडियस दे रहा है 4/√π, बेंट परपेंडिकुलरली। बेटा एक पाइप है, वाटर की पाइप को 90 डिग्री पर बेंड किया गया है। कह रहा है कि लेट स्पीड ऑफ द वाटर जेट, लेट स्पीड ऑफ द वाटर जेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, यानी कि जो इसके अंदर पानी की धारा बह रही है इसमें वह 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बह रही है। वी का मान 0.4 मीटर पर सेकेंड है। क्या कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बेंडिंग। क्या कह रहा है बेटा, जो ये बेंड वाला पोर्शन है ना, ये जो बेंडिंग वाला पोर्शन है, कह रहा है कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, वाटर पाइप पर कितना फोर्स लग रहा है। कौन लग रहा है, वाटर, किस पर, पाइप पर। तो पाइप पर लगा हुआ फोर्स बताना है आपको। क्या करेंगे, निकाल लीजिए आंसर। 0.37 न्यूटन, 3.7 न्यूटन, 7.3 न्यूटन, 1.73 न्यूटन। मार लो बेटा, किस में मारेंगे। हाँ, क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, कोई आइडिया। अब देखिए, पहली बात है कि फोर्स लगेगा क्यों, जब वाटर की स्पीड तो कांस्टेंट है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू वाटर की 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो 0.4 मीटर यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, हर जगह 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या है बराबर 0 तो नहीं कर दीजिएगा। हाँ, करना भी नहीं, तब क्या करिएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर फोर्स लगेगा क्यों, पहली बात तो ये है। तो पहले बड़ा यहाँ 0.4 मीटर पर सेकेंड है ना, तो यहाँ पर यह इस इधर जा रहा था, यह वेलोसिटी इसकी इधर थी, अब फिर वेलोसिटी की दिशा बदल गई है ना, और जब दिशा बदलती है तो फोर्स लगता है, जानते हो ना बेटा कि यहाँ पर डायरेक्शनल इनर्शिया है, तो फोर्स तो वैसे भी लगेगा। एक दूसरी बात है, वैसे एक कारण तो यही हो गया, दूसरा एक और कारण भी है। क्यों, क्योंकि हर सेकंड मास बाहर गिर रहा है ना, तो हर सेकंड जो मास गिरा, कितना देर में, dt समय में कितना मास गिरा, माना कि dm गिरा, तो dm/dt तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास भी तो हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि F बराबर v dm/dt, F बराबर v dm/dt। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ये भी तो हो गया। अब कितना मास गिरा, dt समय में कितना मास dm मान लिया, तो ये भी हुआ बेटा। और तो यह बराबर क्या हुआ, यह बराबर हो गया सीधे सीधे v dm/dt हुआ ना। लेकिन तो यह पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम इसको सॉल्व किए हुए हैं, और हम लोग जानते बेटा कि ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी किसी भी पाइप से, किसी भी वाटर पाइप से जब वाटर ना डिलीवर हो रहा होता है, यानी कि वाटर बाहर निकल रहा होता है किसी पाइप से, तो F बराबर होता है A ρV², जो हमने प्रूफ किया हुआ है, और इसी लॉ से प्रूफ किया हुआ है, बराबर v dm/dt से प्रूफ करने के बाद आता है यह बराबर A ρV²। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो यह फार्मूला याद होगा, और मैं आपको वहाँ पे याद करवाया था कि आप इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और यदि नहीं याद किए हैं, अभी भी नहीं याद किए हुए बेटा,
तो आज तो अभी अभी तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी साल यह इक्वेशन या क्वेश्चन फिर आवे। और यहाँ पर यदि कह दिया जाए कि पावर क्या होता है, तो जब पावर क्या पूछ दिया जाएगा तो P बराबर जानते होगा कि F डॉट V होता है। तो पावर बराबर कितना होगा, F की वैल्यू आएगी कितना, A रो V स्क्वायर और डॉट V यानी क्या हो जाएगा A रो V क्यूब। तो जब पावर पूछेगा तो A रो V क्यूब, जब फोर्स पूछेगा तो A रो V स्क्वायर। और नाउ द क्वेश्चन व्हाट इज A, तो A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पाइप है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। रो क्या है, जो वाटर है, जो वाटर इसमें भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी है। और V क्या है बेटा, वेलोसिटी है। बस हो गया। और प्रूफ मैं पिछले वीडियो में दिया हूँ बेटा। अब आ जाइए, रेडियस 4/रूट पाई है, तो r की वैल्यू आ गई 4/रूट पाई इंटू 10⁻⁻⁴ बेटा सेंटीमीटर में है, 10⁻² आ गया। वेलोसिटी दिया हुआ है और जानते बेटा वाटर की डेंसिटी हो 10⁻³ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वाटर की डेंसिटी सभी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए, अब पहली बात बेटा कि जब ये इधर जा रहा था तो इसका लीनियर मोमेंटम P1 इस दिशा में था, पहले लीनियर मोमेंटम इधर था, अब लीनियर मोमेंटम इधर है। तो लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना, तो जब लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है बेटा तो फिर जानते हो कि तो लीनियर मोमेंटम में चेंज मैं पूछूं कितना होगा तो कहेंगे 2p sin θ/2, यानी वो वाला फार्मूला वेक्टर लगा देंगे, वहां से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और या तो 90 डिग्री का कंसेप्ट लगा के निकाल दीजिए यहाँ पर कि इधर P1 है इधर P2 है, तो P बराबर क्या होगा √P1 इसका प्लस P2 स्क्वायर ना बेटा, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री है। तो डेल्टा P बराबर क्या होगा P2 माइनस P1, तो यह पिस्टन बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T यानी dP/dt होता है। जानते बेटा डेल्टा P की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर दोनों बराबर है, P और P में मान में कोई अंतर है ना बेटा, तो √2 आ गया, तो √2P आ गया यहाँ पर। अब यह फिस्टोना बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होगा बेटा, तो यह फिस्टोना बराबर क्या हुआ √2P अपॉन डेल्टा T। और ये सॉल्व करने के बाद में वैल्यू तो वही आनी है, कितनी, F बराबर क्या A रो V स्क्वायर होता ना, तो A रो V स्क्वायर। तो चूंकि 90 डिग्री पर है A रो V स्क्वायर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी उतना ही, तो 90 डिग्री पर है तो √2A रो V स्क्वायर हो गया। ओके, अब चलिए, अब F स्टैंडर्ड बराबर कितना हो गया, तो √2A का मान πr² रो V स्क्वायर, तो एक A रो V स्क्वायर, तो A का मान πr²। ओके, और रो डेंसिटी बेटा वैल्यू पुट करिए, तो √2πr की वैल्यू हमने पुट किया बेटा यहाँ पर, और डेंसिटी का मान रखिए, और ये वेलोसिटी 0.4 उसका वैल्यू रखिए। कैलकुलेट कर दीजिए सबको, हाँ अपना कैलकुलेशन सेल्फ करिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो F स्टैंडर्ड बराबर कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा बेटा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 10⁻⁴ है ना, और ये 10⁻³ है, कैंसिल हुआ, 10⁻⁻1 हुआ और 1 को 1.6 हुआ, और वहाँ है 0.16, तो √2 इंटू 1.6 इंटू 0.16 मल्टीप्लाई करिए सबका, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.37, तो F स्टैंडर्ड बराबर कितना होगा 0.37, यानी कि आंसर कौन सा हुआ 0.37 न्यूटन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन 0.37। एक बार फिर से देख लें, जिस पॉइंट पे देखना बेटा वहां पे वीडियो फॉलो करके अच्छी तरह से नोट कर लें। हो गया, हो गया बेटा, तो दिस द आंसर। नेक्स्ट चलिए देखिए बेटा, तो अब है कह रहा है कि क्वेश्चन है कि एंड यू शेप फ्रेम, क्या बेटा कि एक यू शेप का कोई फ्रेम है, यू शेप का कोई फ्रेम है, इज फिक्स्ड इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। ए स्मॉल रिंग ऑफ द मास m, एक कोई स्मॉल m, एक रिंग है कोई जिसका मास स्मॉल m है, इज प्रोजेक्टेड एट वन एंड एंड कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड, लेट डायमीटर इज द d at the circular section, what is the average force exerted by ring on the circular section of the wire। ये है क्वेश्चन बेटा, हाँ क्वेश्चन को नोट कर ले पहले।
तुरंत बेटा पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। कर लिया? आइए चलो क्वेश्चन देखिए, अब मैं समझाते रहूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा। एक ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, तो एक वर्टिकल मान लो बेटा कि यह पी है, ये क्यू है, तो यह पी क्यू एक यू शेप का एक फ्रेम बना हुआ है किसी भी चीज का, और यह सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शन को नहीं लेना है हमको क्वेश्चन में। और दोनों के बीच का बेटा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। अब यहाँ पे जब इसको हमने एम मास है इसका, या एम मास बेटा ये रिंग है कोई, एम मास है, इसकी वेलोसिटी है वी, तो वी वेलोसिटी से इसको हमने यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया इसके तरफ। यह आ रहा है ऐसे, यहाँ आया, यहाँ से इसे सर्कुलर पार्ट मिल रहा है, इस सर्कुलर पार्ट पे आया, फिर यहाँ से यह उसी सेम स्पीड से बाहर निकल गया। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई, कह रहा है कि वह सेम स्पीड से बाहर निकल गया, वी वेलोसिटी से बाहर निकल गया। कह रहा है कि जब अब इस पर, इस पूरे जर्नी में इस फ्रेम पर कितना फोर्स लगा, ये आपसे पूछ रहा। तो देखा यहाँ से, तो पूरे जर्नी में नहीं पूछ रहा बेटा, यहाँ से पूछ रहा है ये सर्कुलर पार्ट में कितना फोर्स लगा, ये सर्कुलर वाले पार्ट में कितना फोर्स लगा। डायरेक्शन बदलना कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया ना, डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज होना, सर्कुलर पार्ट से चेंज हुआ, और फिर इधर वो कांस्टेंट से बाहर निकल गया, दिशा इतने दूर में चेंज हुई। इतने दूर में कह रहा कि जब वो इतने दूर में था तो फोर्स बताओ कितना था, है नहीं? चलिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये देखा जाए कि यह यहां से यहां जाने में टाइम कितना लेगा। पहली बात, यहां से यहां में चेंज कितना हुआ लीनियर मोमेंटम में ना, पहले इधर पहले लीनियर मोमेंटम में चेंज निकाल लें, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा उसको देख ले, और फिर F बराबर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो यह बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी सी वैल्यू कैलकुलेट कर ले। इतना काम करना होगा। चलिए शुरू किया जाए। देखो लेंथ ऑफ द पार्ट ए बी, इतने इसका पार्ट ए जो पार्ट बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट का लंबाई कितना है, तो जानते बेटा कि सेमी सर्किल है, हाफ सर्किल है ना, तो हाफ सर्किल बेटा तो लंबाई को क्या बनेगा, हाफ सर्किल है तो पूरा रहता तो 2 पाई आर होता, तो 2 पाई आर होता, तो फिर लंबाई बन गया पाई आर, तो अब पाई आर, तो बेटा तो पाई आर, तो ये पार्ट ए बी, ये लंबाई हो गई पाई आर, और रेडियस कितना होगा, तो ये पूरा डायमीटर दिया है डी, तो रेडियस और डी बाई 2, तो एट फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक देखे हम, तो डेल्टा टी टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डेल्टा पाई आर अपॉन वेलोसिटी, ये बेटा डेल्टा टी का मान हो गया। यानी कि यहाँ से आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये बात क्लियर हो गई कि पाई आर अपॉन वी, ये लगेगा टाइम। तो डेल्टा दो बेटा, तो अब डेल्टा टी बराबर कितना होगा, पाई आर, आर का मान कितना बेटा डी बाई 2, तो डी बाई टू ओके, और यहाँ पर वेलोसिटी पहले से था तो वेलोसिटी हो गया पाई डी बाई 2 वी। अब डेल्टा पी बराबर कितना बेटा, तो देखिए डेल्टा पी बराबर, अब इधर जा रहा था तो चूंकि यदि इधर को हम v प्लस मान लें तो इधर को माइनस वी मानना होगा, तो माइनस वी पहले था और फिर ये v हुआ, तो देखो तो डेल्टा पी बराबर क्या हुआ, देखो डेल्टा पी बराबर कैसे निकालोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था बेटा पी माइनस 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 पी, यानी क्या हो गया 2p, तो 2p बेटा, तो यहाँ पर डेल्टा p का मान कितना हो गया 2mv क्लियर। कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, इधर 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 को यदि हम प्लस लें तो फाइनल v है, माइनस माइनस v, तो v और v 2v, तो यहाँ डेल्टा p बराबर क्या होगा बेटा 2mv। अब इस तरह बराबर होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो बेटा अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2mv डेल्टा p का मान 2mv और अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू पुट किया, टाइम कितना आया है पाई डी अपॉन 2v, पाई डी अपॉन 2v, 2v ऊपर गया तो 4mv स्क्वायर अपॉन पाई डी, 4mv स्क्वायर पाई डी। यानी कि देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन देखिए कितना आसान है, कुछ है नहीं, तो फिजिक्स बहुत ही आसान होती है बस। लेकिन एक चीज बता दूं आपको कि आप का स्ट्रेस लेवल उस क्वेश्चन को देख करके बढ़ता है, और एग्जाम में बढ़ने की प्रक्रिया जस्ट ट्वाइस होती है, 2 गुना होती है। अभी जैसे मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को अचानक देखा, तो जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है आपका इस क्वेश्चन को देख करके, यानी बिना साल देखने के पहले जो स्ट्रेस लेवल था ना, तो एग्जाम में वह 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ता है स्ट्रेस
लेवल उस क्वेश्चन को देख करके। और जिनको निकालना उनका बढ़ेगा, जिनको निकालना ही नहीं उनके लिए क्या, चाहे कठिन रहे या आसान रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि आप सीरियस है और आपको इस साल डॉक्टर बनना है, नीट निकालना है या IIT निकालना है, तो फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ना तय है, पक्का है। कब नहीं बढ़ता है, तो जब हर टाइप के आप क्वेश्चन पहले से ही साथ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पहले से सॉल्व किए हुए हैं और लगभग में उसका आंसर याद है, या नहीं याद है तो ये लग रहा है कि अच्छा बस 2 लाइन में तो अभी निकल जाएगा आंसर, यार इसको तो मैं सॉल्व किया हूँ, तब वहाँ पे कोई जीरो स्ट्रेस होता है और वही लोग टॉप करते हैं, वही लोग निकालते हैं। और जब कभी उस क्वेश्चन को किए ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है आया, तो वो देख करके स्टार्ट करने के पहले ही हम मन कह देता कि यार हो नहीं पाएगा, झूठे हम समय बर्बाद करने जा रहे हैं और उल्टा सुल्टा मार करके आगे बढ़ जाए। इन्हीं चीज़ों से बचना है। और बचाने वाला कौन है? वो मैं बचाऊंगा। कैसे? इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल साफ से मैं करवा दूंगा कि सब उसी में से आ जाएगा। बात समझ रहे ना? आसान से आसान और टफ से टफ। चलिए फिलहाल तो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, अब वीडियो आपके पास है, आप 2 बार 3 बार 4 बार बेटा वीडियो को खूब अच्छी तरह से ना रिप्ले करके तो देखिए, नोट्स बनाइए, बिल्कुल क्लियर हो लीजिए। और कहीं तो ये डाउट है कि सर ये कैसे हुआ या क्या कुछ भी, तो तुरंत कमेंट में हमको जरूर बताइए। वीडियो अच्छी न लगती हो तो भी बता दीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताइए। हमको कैसे पता चलेगा कि आप देखे हैं तो कोई अच्छा लगा है कि नहीं, ऐसा बताएंगे तब तो आप कमेंट जरूर किया करिए सभी लोग। आइए अब नंबर नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। देखिए बार बार इस क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहा है ना इस समय, स्प्रिंग और स्ट्रिंग से ये सब कट करने वाला सब ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। बेटा यहाँ पर एक स्प्रिंग है और यह एक स्ट्रिंग है और कह रहा है क्वेश्चन में कि लेट स्ट्रिंग कट्स, यानी कि यदि हम स्ट्रिंग को, रस्सी को, यानी कि इसको यहाँ कह रहा है रस्सी को कट कर दें, कह रहा कि यदि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ मास ए एंड बी, तो कह रहा कि ए का और बी का, यानी पहले ए नाम है तब फिर बी नाम है, तो पहले इस पर, पहले इसका फिर इसका, कह रहा कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, यानी कह रहा कि तुरंत काटने के बाद उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए बेटा अब ऑप्शन दिया है g/2 g/2 g 3g g 3g/2 g/2, यस क्या हो, करिए। वीडियो को रोको बेटा, वीडियो को सब लोग रोको, वहीं पे रोक दिया। हाँ अच्छे बच्चों की तरफ से रोको, वीडियो रोक दिए, सॉल्व करो, इसको कट करो और सोचो कि क्या होगा। हो गया भाई? आइए अब सोल्यूशन देखो। चलो बेटा अब क्या सोच रहे थे, आपने क्या किया, आइए देखो बेटा क्या फार्मूला है, क्या कंसेप्ट है। आफ्टर स्ट्रिंग कट्स, जो ही स्ट्रिंग को काटोगे, चलो दिखाओ बेटा, मान लो आपने यहाँ पे कट किया, तो जो ही कट करो बेटा, जब कोई भी चीज आप जब इस रस्सी को काट दोगे तो यह तो फ्री फॉल स्टार्ट कर देगा ना, ये तो क्या करेगा, इसका तो फ्री फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये तो फ्री फॉल स्टार्ट कर दिया, गिरना शुरू हो गया। अच्छा कोई भी बॉडी जब गिरती है फ्री फॉल तो जी से गिरती है, यानी कि पहले वाला जो दूसरी वाली वस्तु है उसका एक्सेलरेशन पहले ही क्लियर होगा, पक्का जी होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छा अब देखो बेटा, यदि इसका मास हम 3m रख कर दिए होते तो, यदि हम मास 5m कर दिए होते तो, या इसका मास हम 2m किए होते तो वह चाहे रहे बेटा, इसका मास चाहे 2m रहे, चाहे 3m रहे, चाहे 5m रहे, हमेशा ही इसका जी ही होगा। क्यों? क्योंकि जो भी बॉडी फ्री फॉल करती है उसका एक्सेलरेशन उसके मास पे कभी भी डिपेंड करता ही नहीं। हर वस्तु चाहे वह छोटी हो, चाहे वह डस्ट पार्टिकल हो और चाहे हिमालय पर्वत हो, यदि कुछ भी गिरे तो वह हमेशा एक्सेलरेशन जी से ही गिरता है, जी से ही गिरता है। ओके, तो ये बात तो हमेशा ध्यान देना है कि ये चाहे 2m हो, चाहे 3m हो, चाहे 5m, डज नॉट मैटर, the acceleration of the lower cut body will be always acceleration due to gravity because it is free falling situation. Okay, चलिए
अब बात रही इसके विषय में सोचना होगा। तो जो ही आपको नीचे वाली बॉडी दिखाई पड़ी और वह वह उसमें हम पहले आपने डिसाइड कर लिया कि बी वाले का जी ही होगा, तो बी वाले का जी ही होगा। तो यह देखा जाए बेटा बी वाले का G/2 कह रहा है, ये ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट कर दिए, हटा दीजिए। अब यहाँ पर जो बेटा 3G/2 है और G/2 है, G/2 कह रहा है, उसको वे भी हटा दीजिए। अब यहाँ फंसा दिया है यहाँ पर कि G/2 और G यहाँ भी है, यानी कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। इन दोनों में से बी और सी में से कोई एक सही है। अब इसका फैसला कैसे होगा, है ना? आओ चलिए, यानी कि बी या सी में से कोई सही है। चलिए बेटा अब आ जाओ। अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग हाथ में ले लो, पकड़ो हाथ में, ये पकड़ो, हाँ उधर खींचो अपने तरफ, खींचे, चलिए, और मैं अपने तरफ खींचा हूँ इस स्प्रिंग को, खींचे आप ना, हाँ पकड़े हो, छोड़ना नहीं, खींचे रहो, खींचे हो ना, और मैं भी खींचे हुए हूँ अपने तरफ। अब मैं छोड़ दिया, क्या हुआ, क्या हुआ? यह स्प्रिंग जा करके आपके हाथ पर बहुत तेजी से लगेगी, पुश करेगी, आपके हाथ पर लगेगी ना, ऐसे धड़ाक दे तुरंत लगेगी ना। हाँ, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता क्यों है, आइए देखते हैं। तो देखो ना, जब जैसे मान लो कि यह एक स्प्रिंग है, यह एक मास है, हम इसको एफ फोर्स लगा करके नीचे खींचे हुए हैं। तो जब हम एफ फोर्स लगा करके इसको बेटा देखो, एफ फोर्स लगा के इसको नीचे डाउनवर्ड खींचे हुए हैं, तो जब हम इसको एफ नीचे फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग का, जिसको आप स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, वह एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर होता है उसका। तो यह एक रिएक्शनल फोर्स होता है। यह इस एक्सपेंशन का विरोध करता है, F बराबर जानते होता है -kx। तो यह फोर्स ऊपर लगाता है ना, तो जितना फोर्स आप नीचे लगाते हो उतना ही रिएक्शन ऊपर लगा रहता है। हम एक मास हैंग कर दिए, मान लो सपोज करो mg, तो ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, mg, ऊपर भी mg लगा हुआ है। अब जो हम छोड़ दिए, मान लीजिए, तो जो हम छोड़ेंगे यह फोर्स तो तुरंत जीरो हो गया। लेकिन जो ऊपर मास स्प्रिंग पे लगा था, जो उसको एक्सपेंशन था, जो रिएक्शन वाला मास था, जो इसके अगेंस्ट लगा हुआ था बेटा, वह तो है ना, तो वह गाड़ी को फिर क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जितना पहले फोर्स लगा हुआ था उतना फोर्स ऊपर वस्तु को फिर से ले जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन में, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वस्तु वहीं पर रुकेगी नहीं, आगे बढ़ जाएगी। और फिर जब छूट जाएगा तो फिर जब आगे बढ़ेगी तो फिर वह रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, यानी कि फिर रिएक्शन उसका, जब कंप्रेशन होगा तो फिर रिएक्शन होगा उसका, तो एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली यह क्या होगा, या अल्टीमेटली यह जो है मास, जो ऊपर वाला मास स्प्रिंग से अटैच है, वह तुरंत ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। तो यही क्वेश्चन आपको आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेशन में भी आएगा, यही क्वेश्चन। अब देखिए, अब ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या, चलिए अब फिर से आते हैं अपने डायग्राम पर। जो इसको कट किए तो ये तो फ्री फॉल किया, तो इसका एक्सेलेरेशन तो क्लियर हो गया। अब बात रही इसका क्या हुआ, तो यह स्प्रिंग है और जितना फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ था, तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ था वह तो अभी भी उतना ही रहेगा, और इसका जो अब मास हो गया, पहले था 3mg नीचे लग रहा था पहले, क्योंकि यह भी उससे अटैच था, तो 2m यहाँ और 1m यहाँ, 3m था पूरा, तो नेट फोर्स पहले 3mg था, तो नेट फोर्स पहले 3mg था। लेकिन जब ये कट गया, हट गया है, तो 1mg कम हो गया, तो अब नीचे की ओर 2mg रह गया। तो यह फोर्स जो मूविंग फोर्स ले जा रहा है, ऊपर ड्राइव कर रहा है ऊपर की तरफ, वो कितना है 3mg, और जो अपोजिट में अभी भी लगा हुआ वो कितना है 2mg। यानी जस्ट आफ्टर द कटिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग, the net force acting on this mass 2m equal to 3mg minus 2mg, तो बेटा 3mg minus 2mg अपॉन मास कितना है 2m, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। तो बेटा तो अब एक्सेलरेशन का मान निकालना है, डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो फोर्स हो गया इतना, आप फोर्स अपॉन यदि मास कर दिया जाए बेटा, ये तो फोर्स हो गया, तो यानी कि आप ऐसे कर रहे हैं कि F बराबर कितना हुआ, तो 3mg minus 2mg, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ बेटा, नेट फोर्स अपॉन मास, तो 3mg minus 2mg अपॉन 2m।
एम जी आ गया बटा अपॉन एम, यानी कि कितना हो गया G/2। मिस कि आंसर कितना हो गया, तो पहले वाले का आया G/2 और दूसरे वाले का तो G फिक्स ही है, यानी कि किस पे निशान मारना था, तो मारना था आंसर बी पर। दिस इज द आंसर बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पर्सन इज स्टैंडिंग इन लिफ्ट ऑफ लिफ्ट, मास ऑफ पर्सन इज यम। बेटा उस आदमी का, कोई आदमी है जो लिफ्ट में है और उसका मास m है। कह रहा कि एंड मास ऑफ द लिफ्ट इज m, लिफ्ट का मास बेटा कैपिटल M है। दैट नॉर्मल फोर्स ऑन द पर्सन इज mg/4। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखिए तो नॉर्मल फोर्स आदमी के ऊपर कितना लग रहा है, mg/4 लग रहा है। क्या कि देन एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज, तो कह रहा है कि बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है। यस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। यानी कि एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट में स्मॉल यम मास का एक आदमी है और पूरे लिफ्ट का मास कैपिटल यम है। आदमी के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो है mg स्मॉल यम, आदमी का मास स्मॉल mg/4 है। अब आपसे कह रहा है कि देन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विल बी, तो लिफ्ट क्या एक्सेलरेशन क्या होगा। कह रहा है कि G/4 डाउनवर्ड, G/4 अपवर्ड, 3G/4 डाउनवर्ड, 3G/4 अपवर्ड। हमारी आंसर जो अच्छा लगे। आइए चलते हैं कंसेप्ट पर। ये लिफ्ट है, mg आदमी लिफ्ट में खड़ा है, mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड यहाँ पर ये सरफेस बेटा जहाँ पर खड़ा कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ है ना, तो नॉर्मल ऊपर n, mg डाउनवर्ड। यदि लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन 0 होता, यदि a का मान 0 होता तो n बराबर mg होता, लेकिन n का मान कितना दिया है, n का मान दिया बेटा mg/4। तो mg/4 देने का सेंस क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि यह a का मान 0 नहीं है ना, नहीं है, a जरूर कुछ है। अब या तो ये ऊपर होगा या तो यह a नीचे होगा, तो या तो यह लिफ्ट ऊपर जा रही होगी या तो लिफ्ट नीचे आ रही होगी, और यही तो आपसे पूछा है कि किस एक्सेलरेशन से लिफ्ट किधर जा रही है। चलिए अब हम जानते हैं बेटा, चलिए अपने आपको पढ़ा चुका हूं सर्कुलर मोशन में, आपको पढ़ा चुका हूं क्या, सीडो कंसेप्ट। तो जानते हैं कि जब भी कहीं पर कोई भी वस्तु इनर्शिया में होती है और यदि वह एक्सीलरेट हो रही होती है तो उसके अंदर या उसके ऊपर या उसके अगल बगल में कहीं पर भी जब कोई दूसरी वस्तु उसके कांटेक्ट में आ जाती है तो वह नॉन इनर्शिया में आ जाती है। When a body placed in a such type of the body which is accelerating and in inertial frame of the reference, then the body will comes in the non-inertial frame, and the body which will comes in the non-inertial frame always acquire same speed, always acquire same acceleration। क्या, same acceleration, वही त्वरण, same acceleration in the opposite direction, and that acceleration is called pseudo acceleration, and the product of the pseudo acceleration and the mass of the body is called pseudo force। ओके, तो दिस इज द नॉन इनर्शियल फोर्स, यानी pseudo फोर्स, छिपा हुआ फोर्स, हिडन फोर्स। ओके, तो यह ऑलरेडी हैज बीन टॉट इन योर प्रीवियस चैप्टर, यानी सर्कुलर मोशन में। वहाँ मैं बहुत ज़बरदस्त इसका वीडियो दिया बेटा, देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखे बेटा तो आप उसको तुरंत देख लें। ठीक, ओके, हो गया। चलो बेटा आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए।
तो लेट लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, देन सीडो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड सीडो एक्सेलरेशन काम करेगा। सो नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड, कितना, एन एम जी प्लस ए। क्यों? क्योंकि बेटा जब यह एम जी तो नीचे था ही, यदि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो सीडो नीचे होगा, तो जब सीडो नीचे होगा तो एक फोर्स और भी तैयार हो जाएगा, तो एम जी प्लस एम में हो जाएगा, और वह फोर्स क्या, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एन इक्वल टू एम जी प्लस ए हो जाएगा। मीन्स यह तो क्लियर है कि चूंकि इसका जो नॉर्मल फोर्स दिया हुआ है वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, mg/4 बोला है, यानी कि लिफ्ट ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर का ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर? अब ये अंडरस्टूड है कि लिफ्ट जब भी जाएगी तो नीचे जा रही होगी। अब चलो बेटा, यदि लेट लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, तो कह रहा कि यदि लिफ्ट डाउनवर्ड जाए विथ एक्सीलरेशन a, देन सीडो एक्सीलरेशन विल बी अपवर्ड, तो सीडो अपवर्ड होगा। अब नीचे जा रही है तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, और तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, n प्लस m में बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, ये आदमी है, ओके, और यह लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सीलरेशन से, तो जब ऊपर जा रही होगी तब तो ये इसका mg डाउनवर्ड तो हमेशा रहेगा ही, और ma भी नीचे हो जाएगा क्योंकि सीडो वाला हो गया फोर्स। लेकिन यदि यही लिफ्ट, यह आदमी है, यदि लिफ्ट नीचे जा रही हो तो सीडो ऊपर होगा ना, सीडो, और ये mg है, और ऊपर कौन सा एक फोर्स और है, नॉर्मल, तो कैसे इक्वेशन बना, n प्लस एम ए इक्वल टू एम जी बना। अब n बराबर क्या हुआ, एम जी माइनस एम ए, यानी कि इसी पोजीशन में केवल क्या हो सकता है, जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तभी नॉर्मल कम होगा। क्यों? mg से कम, mg/4 बोला है। अब आ जाइए बेटा, तो अब यहाँ पे देखो, तो अब फाइनली क्या पाए हम लोग, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब दिया हुआ है कि n, यहाँ पर n बराबर क्या है बेटा, n बराबर क्या मिला, इसके अकॉर्डिंग n बराबर क्या है, mg माइनस एम ए, n प्लस एम ए बराबर mg हुआ, या n बराबर mg माइनस एम ए हुआ। mg बेटा अब n का मान दिया है 3mg/4, उस पेपर में दिया है आपको, तो 3mg/4 और ये mg और ma। अब बेटा यहाँ पर क्या हुआ, यह ma बराबर, इसको ma को इधर भेजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ma इक्वल टू कितना हुआ, mg माइनस 3mg/4 बराबर कितना आ गया, mg/4। चूँकि ma बराबर है mg/4, तो इधर से m क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि ये बराबर g/4, ये बराबर g/4, यानी कि कौन सा आंसर है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो g/4, यानी किस पर निशान मारना था बेटा, तो आपको निशान मारना था g/4, ए ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चौथा, अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, चौथा कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज vertical smooth wall, a block of the mass m moves against wall with speed v meter per second, which one is correct graph between the normal and normal on the mass by wall and its velocity, means कि नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है और जो वेलोसिटी है उसके बीच का ग्राफ कैसा होगा। चार ग्राफ बना हुआ है, एन वी एन वी एन वी एन वी, और यहाँ पर पैराबोला, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर बेटा क्या है, एन वी पैराबोला। ओके, चलिए अब क्वेश्चन के बाद फिर से समझ लें। ए स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज वर्टिकल स्मूथ वॉल, यानी कि बेटा एक कोई जैसे मान लीजिए ना कि एक कोई पाइप, सर्कुलर एक पाइप है, ऐसे सपोज कर लीजिए कि कोई सर्कुलर पाइप है और जो उसकी दीवार है, बाहर की बाउंड्री है, वह वर्टिकल है ऐसे, और एक गोल ऐसे पाइप है, और एक कोई मास थ्रू किया गया है उसके अंदर में, वह दीवार को पकड़ करके सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे। यानी यदि ग्राफ बनाया जाए तो बेटा ये सर्कुलर मोशन, एक कोई पाइप है, ये पाइप का डायमीटर है ऐसे है, और
मान लीजिए अभी इसको मैं हटा दूं, पूरा सर्किल न बनाऊं, ऐसे मैं हटा दूं इतना, ओके बेटा। देखिए अब यहां सपोज करिए पाइप है, ये पाइप है, और यह सर्कुलर ना होकर के यह रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है बेटा, हाँ इस तरह से, क्योंकि बाहर की दीवार को बोला है ये वर्टिकल दीवार है और ये सर्किल के फ्रेम में है। बात समझ गए? चलिए अब जब ये मोशन कर रहा होगा, जब देखिए बेटा, जब यहाँ ब्लॉक ऐसे, यहाँ पर ब्लॉक जो है मान लीजिए हमने भी स्पीड से थ्रो कर दिया इसको, तो जब ये ब्लॉक ऐसे मोशन इसके अंदर कर रहा होगा तो यह किस में है, यह कंटिन्यू वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इसकी दिशा चेंज हो रही है ना वेलोसिटी की, तो दिशा चेंज होती है, तो जब भी दिशा चेंज हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही कांस्टेंट रहे, वह एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। जब यह सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी दिशा वेलोसिटी की कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो इसका एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड कौन सा हो गया, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जानते बेटा कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उस पर सीडो फोर्स लग रहे होते हैं, तो सीडो फोर्स जो कितना हुआ, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन उतना ही बाहर की तरफ लगेगा, तो AC डैश बराबर कितना हो गया, v²/r, वेयर r इज द रेडियस, तो AC बराबर हुआ v²/r और AC डैश बराबर होगा v²/r। AC है जो सेंट्रीपिटल है वह इनवर्ड होगा और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वह बाहर की तरफ लगा, आउटवर्ड लगा। जब यह बाहर की तरफ एक एक्सेलरेशन सीडो एक्सेलरेशन है, जब बाहर की तरफ ये सीडो एक्सेलरेशन लगा तो यह दीवार को प्रेस करेगा, तो दीवार को जब वह प्रेस करेगा तो दीवार उस पर एक फोर्स लगाएगा रेडियस की तरफ, ओके, तो दीवार एक फोर्स लगाएगा रेडियस की तरफ, और जो फोर्स रेडियस की तरफ लगेगा वही नॉर्मल क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम इस ब्लैक बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं बेटा, इस ब्लैक बोर्ड पर हम फोर्स लगा, प्रेस कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये हमारे हैंड पर फोर्स लगा N, तो जब यह मास दीवार पे वाल पे फोर्स लगाया है FC डैश, तो नॉर्मल भी होगा FC डैश, जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। और रिजल्ट क्या हुआ, ये डायग्राम बना बेटा, नॉर्मल इज सेंटर टू अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, दिस इज द नॉर्मल एंड द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल इज जस्ट इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा अब सीडो फोर्स जो कि आप कहते हैं सीडो फोर्स, तो सीडो फोर्स FC डैश बराबर क्या हो गया, M × AC, तो FC डैश बराबर क्या हो गया, M AC का मान कितना बेटा v²/r, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, N बराबर mv²/r, ओके। अब जब नॉर्मल देखिए, और ग्राफ का आप जानते बेटा कि ग्राफिकल एनालिसिस नाम का वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ग्राफिकल एनालिसिस, तो मैक्सिमम पूरे फिजिक्स का वहाँ पर जितना भी ग्राफ आते हैं, मैं वहाँ पर एक ग्राफिकल एनालिसिस में कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे देखा जाता है ना, तो मैं वहाँ पे दिया हूँ। यदि आप P100 फिजिक्स चैनल पे बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ चुके होंगे और आपको अब देखने में देख के आंसर मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जानते बेटा कि अभी 2024 में भी नीट में एग्जाम पूछा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ आया हुआ था, और उस क्वेश्चन को हमारे एग्जाम के 3 दिन पहले ही बताए थे, गेस्ट क्वेश्चन में जाके देखिए। तो ऐसे इस चैनल पे आपको मिलता है बेटा 50 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, 45 करने होते हैं आपको नीट में, तो 50 क्वेश्चन आपको कॉपी से अपने मिलेंगे यदि आप रेगुलर स्टूडेंट पढ़े होंगे तब। चलिए बेटा अब जा देखिएगा, अब n का पावर कितना है 1, v का पावर कितना है 2, और जानते बेटा कि जब पावर डिफरेंट होता है, अभी 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो पढ़ा हुआ है बेटा, ये ग्राफ कैसे बनाएं, इसी में इस वीडियो के जस्ट पीछे 3-4 वीडियो देखिएगा तो ग्राफ एनालिसिस नाम का कोई वीडियो मिलेगा। तो n का पावर 1, v का पावर 2, और जब भी पावर डिफरेंट होता है तो बनता है पैराबोला। तो देखो बेटा पैराबोला, पावर डिफरेंट, पैराबोला ऑलवेज। और पैराबोला का नियम बनने का क्या है, या तो वह एक्सेलरेशन की तरफ होता है, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि जिसका पावर कम उधर ही घूमता है। तो जिसका पावर कम n का किधर घूमेगा, n की तरफ, n किधर है इस पर, y एक्सिस पर, किधर घूमेगा, देखिए घूमा n की तरफ, ओके बेटा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A।
तो आइए अब आंसर देखिए इसका, ये ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन इसी साल IIT 2024 का क्वेश्चन है। कितना आसान होता है सब कुछ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो बेटा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए ब्लॉक ऑफ √3 किलोग्राम, एक कोई ब्लॉक है जिसका मास √3 किलोग्राम इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग whose other end is attached to the wall and unknown force F applied so that string makes angle 30 degree with the wall. What is the tension in the wall? क्या कि बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा बेटा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक रस्सी है, ये फोर्स, ये बेटा ये क्वेश्चन भी आपके अभी इसमें IIT मेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो ये देखो बेटा यहाँ पर एक क्या है, ये 30 डिग्री एक फोर्स लगा है F और यहाँ पे एक मास है हैंग कर रहा है M, यानी कि ये क्या हो गया mg हो गया बेटा। चलिए अब आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें टेंशन कितना है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो बेटा ये डायग्राम बनाया जाए देखा जाए तो चूंकि यह अब T है, यह 30 डिग्री है, ये अल्टरनेट का 30 डिग्री होगा, ये T cos होगा, तो T cos का मतलब क्या लिख सकते हैं, T cos 30 कर सकते हैं ना। अच्छा अब ये चल क्या होगा, इस एंगल के लिए क्या होगा, सामने T साइन है ना, ये T साइन बनेगा, तो T साइन, तो यहाँ पर T साइन का मान क्या होगा, T साइन 30 हो गया। तो T साइन 30 बराबर किसके हो गया, F के, और T cos 30 बराबर किसके हो गया, mg के। अब बेटा बहुत ही आसान है, T cos 30 बराबर mg है, तो T इंटू √3/2 बराबर mg हो गया, तो T बराबर क्या हो गया 2mg/√3। तो m बराबर कितना बेटा √3 है, तो T बराबर 2m, m का मान कितना है √3 इंटू जी अपान √3, और T बराबर क्या हो गया 2 इंटू जी, T बराबर 20 न्यूटन, दैट इज द आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब F का मान निकालना होता बेटा तो आपका मान ऐसे निकाल देते, नेट निकालना होता तो ऐसे निकाल देते। तो F का मान कितना होगा 10 न्यूटन आएगा। तो यह तो पूछा नहीं है, तो आपसे खाली T का मान पूछा था, T का मान पहले ही लाइन से आ गया, तो पहले ही लाइन से आ गया तो आपका आंसर मार दीजिए, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो चल बेटा तो यहीं पर रोक दिया जाए। और ये था हम लोगों का आज का लेक्चर। तो हमने इस क्वेश्चन में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन कराए आपको, देखिए 12-13 क्वेश्चन होगा, 14 क्वेश्चन होगा, लगभग 14 क्वेश्चंस। तो चलो बेटा, तो अब आप यदि गोरखपुर में ऑफलाइन क्लास में आकर नहीं पढ़ सकते बेटा, देखिए जो चीज़ ऑफलाइन क्लास में हो सकती है वह कभी भी चैनल से नहीं हो सकती है, एक तो पक्का जानिए। क्योंकि हम यहाँ पर जब आप मेरे सामने पढ़ रहे होते हैं तो मैं आपकी फेस देख रहा होता हूँ, आपका चेहरा देख रहा होता हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मैं वो भी देखता हूँ, कॉपी उठा के आपको देखता भी हूँ आ रहा कि नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम है, मैं हैंड से लिख कर कॉपी आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। तो कदापि भी कभी भी कहीं पर भी इंडिया में किसी भी चैनल पर आप पढ़ेंगे, किसी भी टीचर पढ़ेंगे तो कोई भी कभी भी ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकता। हाँ, ऑनलाइन मदद लिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए अब नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरी है, तो ऑनलाइन पढ़ के काम चलाइए, लेकिन ऑनलाइन आप काम चला सकते हैं। एक कहिए कि वो थारो नॉलेज आपको मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वीडियो देखना पड़ेगा तब मिलेगा ना। तो हमारे ये हम आपको ये कहना चाहेंगे कि देयर आर 6 मंथ इन योर एग्जाम स्टिल फ्रॉम टुडे, अभी भी आपके पास 6 महीने का समय है। तो आप ऑफलाइन क्लासेज तुरंत इमीडिएट एक भी दिन लॉस न करें, तुरंत ज्वाइन करें। कमेंट में आपको यदि फ़ोन नंबर वगैरह तो वीडियो में मैं बताया हूँ, शुरू में ही फ़ोन नंबर दिया हुआ है बेटा। ओके, फ़ोन नंबर मैं आपको फिर से दे देता हूँ, यदि कोई भी आपको संपर्क करिए, फ़ोन करिए, फ़ोन करके कॉल करके कोई भी दिक्कत हो तो बताएं हमको, और आना है तो बताएं बेटा। क्या कि 8888 ओके बेटा, तो 8840361243 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर भी है बेटा, आप हमको मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जो आपको बताया हूँ शुरू में कि इसके बाद क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास है, पूरा सेंटर ऑफ मास, पूरा का पूरा पुली ना बेटा, पूरा का पूरा कोलिजन, पूरा का पूरा फ्रिक्शन, तो यह सब हम कोशिश करेंगे कि लंबी वीडियो बनाने का, जल्दी से जल्दी, या हाँ पूरे फिजिक्स को हम एक बार पूरा रिवाइज करना चाहते हैं विथ थियरी 100% न्यूमेरिकल के साथ में। तो चैनल को यदि ना सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अन्य अपने दोस्तों में जरूर फैलाइएगा, बताइएगा, चैनल को शेयर करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।